क्या अमेरिका का ग्लोबल रूल अब खतरे में है? क्या डॉलर का साम्राज्य अब ढहने वाला है? और क्या ब्रिक्स एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जो आने वाले समय में यूएसए की ग्लोबल मोनोपोली को तोड़ सकता है? ये सवाल आज केवल कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ही नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज और एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के बावजूद ब्रिक्स का एक्सपैंडिंग पावर अब सीधे तौर पर अमेरिका के ग्लोबल इंटरेस्ट्स को चैलेंज कर रहा है। लेकिन ये टकराव अचानक नहीं हुआ। इसका इतिहास, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आज हम उसी जड़ तक पहुंचेंगे। इस सीरीज के पहले भाग में हम जानेंगे ब्रिक्स का असली रूप, इसका राइज और वो रियल थ्रेट जो ये यूएसए के लिए बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जियोपॉलिटिकल केस स्टडी जो आपके नजरिए को बदल सकती है। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। शुरुआत में जब 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने पहली बार ब्राइक शब्द का इस्तेमाल किया, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक दिन अमेरिका के डॉलर हेजेमनी को चुनौती देगा। 2006 में रशिया के इनिशिएटिव से जब ब्राइसी का पहला समिट हुआ, तब ये केवल 4 देशों की इनफॉर्मल मीटिंग थी। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के इंक्लूजन के बाद ब्रिक्स ने अपनी रियल फॉर्म लेना शुरू किया। ब्रिक्स का असली मकसद था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना, जहां एक देश, खासकर अमेरिका, पूरी दुनिया को कंट्रोल न कर सके। और यहीं से शुरू हुआ यूएसए वर्सेस ब्रिक्स का जियोपॉलिटिकल गेम। अमेरिका, जो दशकों से डॉलर और मिलिट्री पावर के बल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करता आया है, ब्रिक्स के राइज से बेचैन होने लगा, और ये बेचैनी ट्रंप एरा में और भी ज्यादा बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से दूरी बनानी शुरू कर दी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में कटौती और नेटो पार्टनर्स पर प्रेशर, ये सब संकेत थे कि अमेरिका अब खुद को ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन इसी वैक्यूम में ब्रिक्स ने अपनी जगह बनानी शुरू की। ट्रंप का एंटी चाइना रेटरिक, ट्रेड वॉर और नेशनलिज्म ने ग्लोबल साउथ को अमेरिका से और दूर कर दिया, और ब्रिक्स ने इस मौके का फायदा उठाया। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेजी से फैलाया। रशिया ने ऑयल और नेचुरल गैस के जरिए यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत की। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ाया। ब्राजील ने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया, और साउथ अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन में ब्रिक्स की पहुंच को मजबूत किया। अब ये पांचों देश सिर्फ डेवलपिंग नेशंस नहीं थे, ये एक ऑल्टरनेट पावर ब्लॉक बन चुके थे। 2023 में जब ब्रिक्स ने अपने एक्सपेंशन की घोषणा की, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया जैसे देशों को इनवाइट किया गया, तो जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हड़कंप मच गया। ये सिर्फ मेंबरशिप एक्सपेंशन नहीं था, ये एक क्लियर सिग्नल था कि ब्रिक्स अब एक पैरेलल ग्लोबल ऑर्डर तैयार कर रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के खिलाफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए लोकल करेंसीज में ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ब्रिक्स एनर्जी अलायंस, ये सब अमेरिका के लिए रेड अलर्ट्स थे। क्योंकि अगर ग्लोबल साउथ देशों को डॉलर की जरूरत नहीं रही, तो अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे खतरे की भनक थी, लेकिन उनका रिस्पॉन्स केवल वर्बल अटैक्स तक सीमित था। उन्होंने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहा, ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन ब्लॉक बताया और रशिया को सैंक्शन के जरिए कॉर्नर करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिक्स का स्ट्रक्चर इतना लूज और डाइवर्स है कि उसे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी या मिलिट्री थ्रेट से रोका नहीं जा सकता। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ब्रिक्स में शामिल देशों के साथ अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट्स जुड़े हुए थे। इंडिया, जो ब्रिक्स का मेंबर है, वही अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी है। ब्राजील, जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वही अमेरिका के ट्रेड अलाइज में शामिल है। चाइना, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी। ट्रंप इस डुअल डिपेंडेंसी को तोड़ नहीं सके। 2020 के बाद ब्रिक्स ने अपनी स्पीड और विजन दोनों को अपग्रेड किया।
चाइना और रशिया ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स पर काम तेज किया, जिससे स्विफ्ट सिस्टम पर डिपेंडेंसी कम हो। इंडिया और यूएई के बीच रूपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट की शुरुआत हुई, जो डॉलर के बिना ट्रेड का पहला बड़ा एग्जाम्पल था। ईरान जैसे देशों का ब्रिक्स में आना, जो पहले से अमेरिका की सैंक्शंस झेल रहे थे, इस नए ब्लॉक को एक एंटी वेस्टर्न कैरेक्टर देने लगा। और ये सब कुछ हो रहा था एक शैडो वॉर की तरह, जहां कोई मिसाइल नहीं चल रही थी, लेकिन करेंसी, डिप्लोमेसी और ट्रेड के हथियारों से अमेरिका को घेरा जा रहा था। आज ब्रिक्स का कंबाइंड जीडीपी पीपीपी के बेसिस पर G7 से ज्यादा हो चुका है। ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स का मेजॉरिटी हिस्सा अब ब्रिक्स कंट्रोल करता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 50% हिस्सा ब्रिक्स नेशंस में आता है। ये आंकड़े केवल इकोनॉमिक्स के नहीं, बल्कि पावर के हैं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था, वो यही था कि उन्होंने ब्रिक्स को सीरियस थ्रेट नहीं माना। उनका फोकस नेटो और चाइना पर रहा, लेकिन ब्रिक्स की क्वाइट लेकिन डीप डिप्लोमेसी को इग्नोर किया गया। और अब जब ये ब्लॉक खुद को एक ऑल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर के रूप में पेश कर रहा है, तो यूएसए की ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही। अमेरिका का सबसे बड़ा डर अब यही है कि अगर डॉलर की ग्लोबल रिजर्व करेंसी की स्थिति खत्म हो गई, तो उसका फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज होगा, उसकी मिलिट्री फंडिंग कहां से आएगी और उसके ग्लोबल ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। ब्रिक्स इस आंसर को बदलने की ताकत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप की रिटर्न की संभावना के बीच ये सवाल और भी क्रिटिकल हो गया है, क्या वो ब्रिक्स के इस राइजिंग थ्रेट को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर अमेरिका की ग्लोबल हेजेमोनी का सनसेट अब तय है। अगर आपको ये एनालिसिस गंभीर और थॉट प्रोवोकिंग लगा, तो कमेंट्स में लिखिए, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर को हिला सकता है? क्या ट्रंप इस नई जियोपॉलिटिकल लड़ाई में अमेरिका को बचा पाएंगे? आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे ब्रिक्स की इंटरनल पॉलिटिक्स, डिजिटल करेंसी रेवोल्यूशन, ब्रिक्स वर्सेस नेटो स्ट्रेटेजिक वॉर और वो हिडन अलायंसेस जो इस गेम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ब्रिक्स एक ब्लॉक से कहीं ज्यादा बन चुका है। ये अब एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम को जड़ से हिला देने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स कंट्रीज एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं? क्या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी स्टेबल है कि वो अमेरिका जैसे जायंट को स्ट्रेटेजिक लेवल पर काउंटर कर सकें? इस भाग में हम जानेंगे ब्रिक्स के अंदर छुपी रियल पॉलिटिक्स, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेटेजिक यूनिटी और ट्रंप के एरा में कैसे यूएसए ने ब्रिक्स को डिवाइड करने की कोशिश की। सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स के अंदर की डायनामिक्स को। चाइना और इंडिया दोनों ही ब्रिक्स के सेंट्रल पिलर्स हैं, लेकिन दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गहरा है। बॉर्डर क्लैशेस, इकोनॉमिक राइवलरी और रीजनल डोमिनेंस को लेकर दोनों देशों में हमेशा एक कोल्ड टेंशन बनी रहती है। रशिया ब्रिक्स में मिलिट्री और एनर्जी पावर का सिंबल है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका और यूरोप की सैंक्शंस हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील दोनों इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन सभी देशों को एक साथ बांधता है? अमेरिका से डिसइल्यूजनमेंट। ब्रिक्स नेशंस को लगता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसी इंस्टीट्यूशंस में उन्हें फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। चाइना और रशिया को लगता है कि यूएसए ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। इंडिया को लगता है कि उसके जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट माना जाता है, स्टेक होल्डर नहीं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका को लगता है कि उनका पोटेंशियल केवल ट्रेड या रिसोर्सेज तक सीमित करके देखा जाता है। यही शेयर्ड फ्रस्ट्रेशन ब्रिक्स की असली ग्लू है। डोनाल्ड ट्रंप को इस ग्लू को तोड़ने का मौका दिखा। उन्होंने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील्स तेजी से की, चीन पर लगातार ट्रेड टैरिफ्स लगाए और रशिया के खिलाफ यूक्रेन क्राइसिस को इंटरनेशनल एजेंडा पर सबसे ऊपर रखा। ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड मैनेज। इंडिया को इंडो पैसिफिक अलायंस में खींचो, रशिया को आइसोलेट करो, ब्राजील को ट्रेड इंसेंटिव्स दो और साउथ अफ्रीका को इग्नोर्ड रखो। लेकिन ब्रिक्स इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। इंडिया ने क्वाड और ब्रिक्स दोनों में संतुलन बनाकर अपनी डिप्लोमेसी को मल्टीवेक्टर रखा। रशिया ने सैंक्शंस के बावजूद चाइना और इंडिया दोनों के साथ एनर्जी और डिफेंस टाइज को डीप किया। ब्राजील में जब लूला दा सिल्वा वापस आए तो उन्होंने अमेरिका की बजाय ब्रिक्स के साथ क्लोजर कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया।
साउथ अफ्रीका ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल साउथ इश्यूज पर अमेरिका के खिलाफ वोकल स्टांस लिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि ब्रिक्स सिर्फ एक फोटो ऑप अलायंस है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। ब्रिक्स की मीटिंग्स अब केवल एनुअल समिट नहीं हैं, ये एक ब्लूप्रिंट बन चुकी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च सेंटर, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ये सब इनिशिएटिव्स अब केवल प्लानिंग स्टेज पर नहीं हैं, बल्कि एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में है। चाइना ने डिजिटल युआन को ब्रिक्स करेंसी मॉडल के रूप में पेश किया है। इंडिया ने यूपीआई को ग्लोबल पेमेंट्स में अडॉप्ट करवाने की कोशिश शुरू की है। रशिया ने एसपीएफएस को स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट किया है, यानी डॉलर के बिना ट्रेड अब केवल कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट है डॉलर रिजर्व स्टेटस, लेकिन अगर ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड को लोकल करेंसीज में करने लगें और बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज भी इसी मॉडल को फॉलो करें, तो डॉलर की डिमांड में शार्प डिक्लाइन होगा। और डॉलर की डिमांड कम होने का मतलब है अमेरिका के बॉन्ड्स की डिमांड गिरना, इन्फ्लेशन बढ़ना और फिस्कल क्राइसिस की शुरुआत। डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर क्राइसिस का डर था, लेकिन उन्होंने इसे केवल चाइना की करेंसी मैनिपुलेशन तक सीमित करके देखा। उन्होंने ब्रिक्स के स्ट्रेटेजिक करेंसी रेवोल्यूशन को नहीं पहचाना। उनके एडवाइजर्स को लगता था कि ऐसी कोई भी सिस्टम यूएसए के बिना चल नहीं सकती। लेकिन जब रशिया ने इंडिया के साथ ऑयल ट्रेड को रुपी में कन्वर्ट किया और यूएई ने इंडिया के साथ दिरहम में सेटलमेंट किया, तो वो इल्यूजन टूटने लगा। ब्रिक्स अब सिर्फ आइडिया नहीं रहा, वो एक रियल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बन रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो ब्रिक्स को अमेरिका से और ज्यादा पावरफुल बना सकता है, और वो है डेमोग्राफी और रिसोर्सेज। ब्रिक्स नेशंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। एग्रीकल्चरल आउटपुट, रेयर अर्थ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग बेस। ब्रिक्स के पास वो सब कुछ है जो किसी ग्लोबल सुपर पावर को चाहिए होता है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है, और इसलिए ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान लगातार सप्लाई चेन्स को चाइना से बाहर लाने की कोशिश की। लेकिन वो ये भूल गए कि चाइना के बाहर जो कंट्रीज सप्लाई चेन्स ले जा सकती हैं, जैसे इंडिया और ब्राजील, वो भी ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ट्रंप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दूसरी समस्या को बड़ा कर रहे थे। ब्रिक्स कंट्रीज एक और रणनीति पर काम कर रहे हैं, और वो है मीडिया और नैरेटिव बिल्डिंग। आरटी, सीजीटीएन, सिन्हुआ और ब्रिक्स मीडिया फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स यूएसए की नैरेटिव मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फेक न्यूज को अपना स्लोगन बनाया, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने इंफॉर्मेशन वॉर को स्ट्रैटेजी बना लिया। अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिक्स की वॉइस सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर, जो हॉलीवुड, हार्वर्ड और सीएनएन के जरिए फैली थी, अब एक न्यू कंपटीशन फेस कर रही है, और ट्रंप को इस फ्रंट पर सबसे कम समझ थी। एक और डायमेंशन है, और वो है टेक्नोलॉजी। चाइना की 5G, रशिया की साइबर कैपेबिलिटीज, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्राजील की ग्रीन एनर्जी इनोवेशन। ब्रिक्स अब सिर्फ रॉ पावर पर नहीं, स्मार्ट पावर पर फोकस कर रहा है। ट्रंप की ट्रेड वॉर्स ने चाइना को सेल्फ रिलायंट बनने पर मजबूर किया, और उसी सेल्फ रिलायंस ने ब्रिक्स टेक अलायंस को जन्म दिया। अब ब्रिक्स कंट्रीज क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन में जॉइंट रिसर्च पर काम कर रहे हैं। यानी ये रेस अब केवल करेंसी या मिलिट्री की नहीं रही, ये नॉलेज और इनोवेशन की भी बन चुकी है। इस सब के बीच ट्रंप के सामने एक असहनीय सच्चाई थी। ब्रिक्स को ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर से हराया नहीं जा सकता। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जिसे रिवोक किया जा सके। ये एक फ्लूइड, अडेप्टिव और स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है। ट्रंप जैसे लीडर्स जो सीधे अटैक और सैंक्शंस में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ब्रिक्स एक पजल बन चुका था। ट्रंप को लगता था कि किसी देश को इकोनॉमिक सैंक्शन दो और वो झुक जाएगा। लेकिन जब रशिया ने सैंक्शन के बावजूद चाइना और इंडिया से ट्रेड बढ़ाया, जब ईरान ने ब्रिक्स एंट्री को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी माना, और जब यूएई और इजिप्ट ने डॉलर सिस्टम से डाइवर्सिफिकेशन को शुरू किया, तो ट्रंप की
सैंक्शन स्ट्रैटेजी की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई। कंक्लूजन ये है कि ब्रिक्स की इंटरनल वीकनेसेस को समझना जरूरी है, लेकिन ये मानना एक गलती होगी कि ब्रिक्स सिर्फ एक लूज एसोसिएशन है। डोनाल्ड ट्रंप के इरा में ब्रिक्स ने जो साइलेंस में ग्रोथ की, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ट्रंप ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ थे, ब्रिक्स ग्लोबलाइजेशन को रीडिजाइन कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, ब्रिक्स ने मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना देखा। अब टकराव केवल दो देशों का नहीं है, अब ये दो विजन का टकराव है। एक ऐसा विजन जो स्टेटस क्वो चाहता है और एक ऐसा जो सिस्टम को नया रूप देना चाहता है। क्या ब्रिक्स की ये यूनिटी आने वाले समय में टूटेगी या और मजबूत होगी? क्या ट्रंप वापसी करके ब्रिक्स को रोक पाएंगे? कमेंट करके बताइए आपकी राय। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे ब्रिक्स ने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज के जरिए अमेरिका की हार्ड पावर को टारगेट किया है। क्या ब्रिक्स केवल एक इकोनॉमिक ब्लॉक है या इसके पीछे एक डीप मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी छुपी है? जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे थे, तब ब्रिक्स नेशंस हार्ड पावर को रीबैलेंस करने में लगे हुए थे। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्म्स ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जैसे डायमेंशंस पर ब्रिक्स धीरे धीरे एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रहा था जो यूएसए की डिकेड्स पुरानी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को खतरे में डाल सकता है। इस भाग में हम जानेंगे ब्रिक्स का हिडन मिलिट्री एजेंडा, ट्रंप की डिफेंस डिप्लोमेसी की लिमिटेशंस और वो रियल बैटलफील्ड जहां अमेरिका अब हारने की कगार पर है। ट्रंप इरा में अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी एकदम क्लियर थी, ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक बेसिस और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। लेकिन इस पूरी स्ट्रेटजी की एक वीकनेस थी, ओवर एक्सटेंशन और बजट डेफिसिट, और ब्रिक्स नेशंस ने इसी वीकनेस को टारगेट करना शुरू किया। चाइना, जो ब्रिक्स का सबसे अग्रेसिव प्लेयर है, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स और नेवल बेसिस के जरिए यूएसए के इंडो पैसिफिक कंट्रोल को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। रशिया, आर्कटिक और ईस्टर्न यूरोप में मिलिट्री एक्सरसाइजेज और स्ट्रेटेजिक वेपन डिप्लॉयमेंट्स कर रहा था। इंडिया, सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन और मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन के जरिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ब्राजील और साउथ अफ्रीका, डिफेंस रिसर्च कोलैबोरेशन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलिट्री पार्टनरशिप्स को बूस्ट कर रहे थे। यानी ब्रिक्स बिना कोई मिलिट्री अलायंस बनाए अमेरिका के मिलिट्री इकोसिस्टम को चारों तरफ से एनसर्कल कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बहुत भरोसा था। उन्होंने डिफेंस बजट को हिस्टोरिक लेवल्स पर पुश किया, नेटो एलाइज से ज्यादा कंट्रीब्यूशन की डिमांड की और इंडो पैसिफिक में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ब्रिक्स ने डायरेक्ट वॉर की बजाय स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को अडॉप्ट किया। चाइना और रशिया ने मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज शुरू की, जैसे वोस्टॉक, पीस मिशन और मरीन कोऑपरेशन, जिनमें अब इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस भी शामिल होने लगे। ट्रंप को लग रहा था कि रशिया और चाइना के बीच सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और भी गहरी होती जा रही थी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो आज के दौर का सबसे बड़ा डिफेंस मल्टीप्लायर बन चुका है। ब्रिक्स नेशंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रैपिडली इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म थ्रेट बन चुका है। चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर लीड कर रहा है, जो यूएसए की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं। रशिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस में एक रिकग्नाइज्ड ग्लोबल लीडर है। इंडिया ने इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम्स, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स को तेजी से डेवलप किया है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी कि एलाइज को आर्म्स बेचकर डिपेंडेंस बनाए रखा जाए, लेकिन ब्रिक्स नेशंस खुद आर्म्स एक्सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं। रशिया ऑलरेडी एक मेजर वेपन्स सप्लायर है। इंडिया अब HAL और DRDO के प्रोजेक्ट्स को अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान, ईरान और कई अफ्रीकन नेशंस के साथ डिफेंस डील्स किए हैं। यानी आर्म्स मोनोपोली, जो कभी सिर्फ यूएसए के पास थी, अब मल्टीपोलर बन चुकी है। साइबर सिक्योरिटी, वो डिमेंशन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सबसे ज्यादा इग्नोर्ड रहा। अमेरिका को रशिया से इलेक्शन मेडलिंग का डर था, चाइना से डेटा थेफ्ट का खतरा था, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने इसे एक डिफेंस पिलर बना दिया। चाइना ने ग्रेट फायरवॉल और साइबर आर्मी तैयार की। रशिया ने डिसइंफॉर्मेशन
और नेटवर्क डिसरप्शन को वेपन बना लिया। इंडिया ने डेटा सॉवरेंटी और नेशनल फायरवॉल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया। ट्रंप सिर्फ एलिगेशंस और एक्यूजेशंस करते रहे, लेकिन साइबर बैटलफील्ड में कोई कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी नहीं बना सके, और ब्रिक्स इस साइलेंस में अपनी डिजिटल डिफेंस फोर्ट्रेस बना रहा था। अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जिनके बिना कोई भी एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट बन ही नहीं सकता। चाइना अकेले 70% से ज्यादा रेयर अर्थ ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है। रशिया और ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स का हाई कंसंट्रेशन है। इंडिया ने डीप सी माइनिंग और लिथियम पार्टनरशिप शुरू कर दी हैं, यानी फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, सैटेलाइट्स जिनके लिए रेयर अर्थ जरूरी होते हैं, उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन अब ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस में आती जा रही है। ट्रंप ने इस थ्रेट को पहचाना, लेकिन केवल टैरिफ्स और ट्रेड वॉर तक सीमित रहे। उन्होंने कोई ग्लोबल रेयर अर्थ अलायंस नहीं बनाया, ना ही ऑल्टरनेट माइनिंग पार्टनरशिप्स को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बदला। उधर ब्रिक्स ने अपने अंदर ही रिसोर्स एक्सचेंज मैकेनिज्म्स बनाना शुरू कर दिया। डिफेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होती, ये स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम भी होता है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स बनाए जो डुअल यूज हैं, कमर्शियल भी और मिलिट्री भी। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट, अफ्रीका के जिबूटी बेस, ये सब मिलिट्री पोजीशनिंग की तरह काम करते हैं। ट्रंप ने BRI को डेट ट्रैप कहा, लेकिन कोई ऑल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं पेश किया। उधर ब्रिक्स कंट्रीज ने इन कॉरिडोर्स को इकोनॉमिक और डिफेंस दोनों पर्पस के लिए ऑप्टिमाइज किया। इंडिया ने चबहार पोर्ट और INSTC को रिबूट किया। रशिया ने नॉर्दर्न सी रूट को नेटो की आइस से दूर रखने के लिए सिक्योर किया। साउथ अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन मिलिट्री मोबिलिटी प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, यानी लॉजिस्टिक्स में भी ब्रिक्स अमेरिका से 2 कदम आगे निकल गया। अब बात करते हैं स्पेस और सैटेलाइट वॉरफेयर की। ट्रंप ने स्पेस फोर्स लॉन्च की, एक बोल्ड मूव जो सिंबॉलिक था, लेकिन उधर चाइना ने ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन्स सक्सेसफुली टेस्ट किए, रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिसरप्शन सिस्टम्स लॉन्च किए, और इंडिया ने मिशन शक्ति के जरिए अपना स्पेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखा दिया। ब्रिक्स नेशंस अब अपने रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स बना रहे हैं, चाइना का बेइडू, रशिया का ग्लोनास और इंडिया का नेविस। अमेरिका का GPS अब नेसेसरी नहीं रहा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब ग्राउंड से लेकर ऑर्बिट तक बढ़ चुकी है। ट्रंप का डिफेंस विजन ओल्ड स्कूल था, टैंक्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बजट इंक्रीसेस, लेकिन ब्रिक्स एक न्यू एज वॉरफेयर मॉडल पर काम कर रहा था, जहां कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और टेक सुपीरियरिटी सेंट्रल फोकस थे। ट्रंप को लगता था कि मिलिट्री अलायंसेस से ग्लोबल कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन ब्रिक्स ने अलायंसेस की जगह कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंपॉर्टेंस दी। अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस एक बर्डन बनती जा रही थी, जबकि ब्रिक्स की मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक स्मार्ट नेटवर्क बन रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज की डिफेंस स्ट्रैटेजी अमेरिका जैसी नहीं है, वो डिसरप्टिव नहीं, बल्कि साइलेंट और स्ट्रेटेजिक है। ट्रंप को पब्लिक पॉस्चरिंग पसंद था, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज शैडो डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट में विश्वास रखती हैं। ट्रंप का फोकस था इंस्टेंट रिजल्ट्स, लेकिन ब्रिक्स का अप्रोच है लॉन्ग टर्म शिफ्ट, और यही वजह है कि आज अमेरिका को मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लेवल पर चैलेंज करने वाला एक नॉन मिलिट्री ब्लॉक सामने खड़ा है। कंक्लूजन यही है कि अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो ब्रिक्स ने डायरेक्ट अटैक की जगह स्ट्रेटेजिक इरोजन को चुना। ट्रंप इस इरोजन को पहचान ही नहीं सके। उनके लिए वॉर का मतलब था सोल्जर्स और मिसाइल्स, लेकिन ब्रिक्स के लिए वॉर का मतलब है करेंसी, साइबर, कनेक्टिविटी और कंट्रोल। अमेरिका इस बदलते बैटलफील्ड को जितनी जल्दी समझे, उतना ही उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। क्या ब्रिक्स एक दिन मिलिट्री अलायंस में बदल सकता है? क्या स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑर्डिनेशन नेटो जैसे ग्लोबल पावर को हिला सकता है? कमेंट्स में बताइए आपकी राय। अगले भाग में हम देखेंगे ब्रिक्स की डिजिटल करेंसी स्ट्रेटेजी और ब्लॉकचेन डिप्लोमेसी, कैसे ये डॉलर सिस्टम को अंडरवर्ल्ड से काटकर खुद का ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरनेट बना रहे हैं। स्टे शार्प। ब्रिक्स का असली गेम अब शुरू हो रहा है, एक ऐसा गेम जो डॉलर के खिलाफ है और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर सकता है।
क्या होगा अगर पूरी दुनिया एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में चली जाए जिसमें डॉलर की जरूरत ही ना पड़े? क्या होगा अगर ट्रांजैक्शंस बिना स्विफ्ट, बिना वीजा मास्टर कार्ड और बिना वर्ल्ड बैंक के होने लगें? ब्रिक्स कंट्रीज अब केवल ट्रेड ब्लॉक नहीं हैं, अब ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को लॉन्च कर चुके हैं जो दुनिया के मॉनेटरी आर्किटेक्चर को बदलने की ताकत रखता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे समय रहते समझा नहीं और आज वो गलती यूएसए को सबसे महंगी पड़ सकती है। ब्रिक्स का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डिजिटल करेंसी इंटीग्रेशन। चाइना डिजिटल युआन के जरिए एक ऐसा करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है जो सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल्ड और डॉलर फ्री है। रशिया ब्लॉकचेन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है जो वेस्टर्न सैंक्शन से बाहर ऑपरेट करता है। इंडिया यूपीआई और डिजिटल रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन के लिए पुश कर रहा है। ब्राजील सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ड्रेक्स को लॉन्च कर चुका है। साउथ अफ्रीका इंटरबैंक क्लियरिंग और डिजिटल पेमेंट एक्सपेरिमेंट्स में अफ्रीका में लीडरशिप रोल निभा रहा है। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एम्पायर बना रहा है। अब सवाल उठता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ क्या किया? जवाब है, कुछ नहीं। ट्रंप ने चाइना की डिजिटल युआन इनिशिएटिव को सिर्फ प्रोपागेंडा समझा। उन्हें लगा ये सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेलेंस टूल है। उन्होंने इंडिया के यूपीआई मॉडल को सिर्फ लोकल इनोवेशन माना। रशिया की ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी को उन्होंने अनस्टेबल एक्सपेरिमेंट कहा। लेकिन वो ये भूल गए कि टेक्नोलॉजी साइलेंट होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव होता है। ब्रिक्स ने डिजिटल करेंसी को एंटी डॉलर वेपन की तरह डेवलप किया और यूएसए उस वक्त भी ट्रेड वॉर और टैरिफ पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था। डिजिटल करेंसी का मतलब सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं होता, इसका मतलब है फुल कंट्रोल, फुल सर्वेलेंस और फुल इंडिपेंडेंस। यूएसए का सबसे बड़ा वेपन था स्विफ्ट, जो किसी भी कंट्री को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काट सकता था। लेकिन अब ब्रिक्स कंट्रीज एक ऐसी वर्ल्ड बना रही हैं जहां स्विफ्ट ऑप्शनल हो जाएगा। रशिया ने एसपीएफएस लॉन्च किया, इंडिया, चाइना और कई देशों ने इसे अडॉप्ट किया। चाइना का सीआईपीएस सिस्टम अब दुनिया के 100+ देशों के बैंक से कनेक्टेड है। इंडिया का यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और कई एशियन देशों में एक्सेप्ट किया जाने लगा है। और 2023 ब्रिक्स समिट में जब यूनिफाइड डिजिटल करेंसी बास्केट की बात उठी तो ये साफ हो गया कि ये कंट्रीज सिर्फ ऑल्टरनेट नहीं, एक पैरेलल सिस्टम बना रही हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन डिप्लोमेसी की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे ट्रंप कभी फुली ग्रास्प नहीं कर सके। चाइना ब्रिक्स ब्लॉकचेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कर चुका है। रशिया ने क्रिप्टो माइनिंग को लीगलाइज करके डॉलर फ्री रिजर्व्स बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया ने ब्लॉकचेन बेस्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हेल्थ रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। ब्राजील एग्रो ब्लॉकचेन से फूड ट्रेसेबिलिटी और ट्रेड ट्रैकिंग पर काम कर रहा है। साउथ अफ्रीका रेमिटेंस और माइक्रो पेमेंट सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहा है। यानी ब्रिक्स कंट्रीज ब्लॉकचेन को केवल टेक्नोलॉजी नहीं, ग्लोबल ट्रस्ट बिल्डिंग टूल के रूप में यूज कर रही हैं। और ट्रंप एरा में अमेरिका इस फ्रंट पर केवल रेगुलेटरी कंफ्यूजन में फंसा रहा। ब्रिक्स का विजन अब टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस प्लस सॉवरेंटी के ट्रायंगुलर मॉडल पर आधारित है। डिजिटल करेंसी सिर्फ डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रही, ये डॉलर की साइकोलॉजिकल पावर को खत्म कर रही है। डॉलर अब सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो एक ग्लोबल हैबिट है। ब्रिक्स इसी हैबिट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कैशलेस इंडिया, ECNY स्टोर्स इन चाइना, रूबल क्रिप्टो स्वैप इन रशिया, ये सब कल्चरल रिवायरिंग का हिस्सा हैं। ट्रंप की पॉलिसीज फाइनेंशियल सैंक्शंस और टैरिफ बैरियर्स तक सीमित थीं, लेकिन ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी एक डीप सिस्टमिक डिसरप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये डिजिटल रेवोल्यूशन सच में डॉलर को हिला सकता है? तो देखिए एक सिंपल लॉजिक। अगर एक अफ्रीकन नेशन अपने ब्रिक्स पार्टनर से ऑयल, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी ले सकता है बिना डॉलर के, तो उसे डॉलर की जरूरत क्यों होगी? अगर अर्जेंटीना और इंडिया आपस में रूपी और पेसो में ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्हें डॉलर क्यों चाहिए? ब्रिक्स का टारगेट सिर्फ यूएसए नहीं है, उसका टारगेट है डॉलर डिपेंडेंसी। ट्रंप ये बात नहीं समझ पाए। उनके एडवाइजर्स को लगा था कि ग्लोबल साउथ कभी भी डॉलर से बाहर नहीं जाएगा,
क्योंकि डॉलर स्टेबल है। लेकिन स्टेबिलिटी अब पावर नहीं रही, इंडिपेंडेंस पावर बन चुकी है। ट्रंप का व्यू था कि डॉलर एक इटर्नल रिजर्व करेंसी रहेगा, क्योंकि यूएसए का इकोनॉमी स्टेबल है, आर्मी पावरफुल है और सिस्टम रिलायबल है। लेकिन ब्रिक्स का काउंटर व्यू ये है कि डॉलर एक आर्बिट्रेरी मोनोपोली है और टेक्नोलॉजी उस मोनोपोली को हटा सकती है। ब्लॉकचेन, सीबीडीसी और इंटरऑपरेबिलिटी, ये सब टूल्स हैं इस मोनोपोली को डिसरप्ट करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि यूएसए को एक ऐसा चैलेंज मिलेगा जो बिना वॉर, बिना मिसाइल और बिना सैंक्शन होगा, लेकिन फिर भी डीपेस्ट थ्रेट होगा। और यही ब्रिक्स का साइलेंट अटैक है। अब बात करते हैं प्राइवेसी और कंट्रोल की, क्योंकि यही वो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे लोगों का भरोसा बनता है। चाइना का डिजिटल युआन पूरी तरह कंट्रोल्ड है, लेकिन हाईली एफिशिएंट भी। इंडिया का यूपीआई डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली स्केलेबल और फास्ट है। रशिया का ब्लॉकचेन नेटवर्क $0 आर्किटेक्चर पर डिजाइंड है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेसी पर कोई ग्लोबल विजन नहीं दिया। ब्रिक्स कंट्रीज ने लोगों को डेटा सॉवरेंटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और करेंसी स्टेबिलिटी दी। ग्लोबल साउथ के लिए ये विजन कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आईएमएफ लोन्स, वर्ल्ड बैंक रिस्ट्रिक्शंस और डॉलर शॉर्टेज से तंग आ चुके देशों के लिए ब्रिक्स की मॉडल एक लिबरेशन की तरह है। ट्रंप को इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब था टैरिफ हाइक, ट्रेड डील और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ब्रिक्स के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है पेमेंट फ्रीडम, मॉनिटरी ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। यही फिलॉसफी डॉलर सिस्टम को वीक कर रही है। अब डॉलर सिर्फ इन्फ्लेशन से नहीं, बल्कि इनोवेशन से भी हार सकता है। ट्रंप ओल्ड इकोनॉमिक्स में फंसे रहे, ब्रिक्स ने फ्यूचर इकोनॉमिक्स पर काम किया। अब आप सोचिए, अगर दुनिया के 40% लोग एक ऐसे सिस्टम में आ जाएं जहां डॉलर जरूरी नहीं है, तो क्या ग्लोबल पावर इक्वेशन वही रह सकती है? क्या अमेरिका फिर भी सुपर पावर कहलाएगा? ट्रंप जैसी लीडरशिप जब दुनिया को ओनली ट्रेड और सैंक्शंस की आंखों से देखती है, तो वो इस स्लो फाइनेंशियल अर्थक्वेक को मिस कर देती है। ब्रिक्स कंट्रीज इस अर्थक्वेक को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही हैं और आने वाले समय में इसका एपिसेंटर डॉलर होगा। जब बात ग्लोबल पावर की होती है, तो अक्सर हम अलायंसेस को सरफेस लेवल पर देखते हैं, नेटो, क्वाड, G7, G20 जैसे मंचों को। लेकिन असली जियोपॉलिटिकल गेम सरफेस पर नहीं, शैडो में चलता है। ब्रिक्स अब एक ऐसा शैडो अलायंस बन चुका है जो न सिर्फ पब्लिक डिप्लोमेसी में, बल्कि क्लोज्ड डोर नेगोशिएशंस, मिलिट्री पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज के जरिए अमेरिका के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को चुपचाप खत्म कर रहा है। ट्रंप जैसी लीडरशिप जो हर चीज को ट्रांजैक्शनल लेंस से देखती है, इस शैडो डिप्लोमेसी को पहचान ही नहीं पाई। आज के इस भाग में हम जानेंगे कैसे ब्रिक्स अपने हिडन कोअलिशन से एक साइलेंट सर्कल बना रहा है जो डॉलर, मिलिट्री और अमेरिका के ग्लोबल प्रेजेंस तीनों को घेर रहा है। जब 2023 ब्रिक्स समिट में नए देशों को इनवाइट किया गया, जैसे ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, तो ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक मैसेज था। हर एक नए मेंबर के पीछे एक जियोपॉलिटिकल पर्पस था। ईरान, अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा सिंबॉलिक पार्टनर। यूएई, मिडिल ईस्ट में डॉलर बेस्ड ऑयल सिस्टम का पिलर। अर्जेंटीना, आईएमएफ डेट क्राइसिस से जूझता अमेरिका का फॉर्मर एलाई। इजिप्ट, अफ्रीका और अरब वर्ल्ड की एंट्री गेट। इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्ट्रैटेजिक नेवल पोजीशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सिर्फ वन टाइम न्यूज थी, लेकिन असल में ये ब्रिक्स का डीप स्ट्रैटेजिक वेब था जो अमेरिका को हर कॉन्टिनेंट में इनसर्कल कर रहा था। अब बात करते हैं उन हिडन पार्टनरशिप्स की जो कभी हेडलाइंस में नहीं आती, लेकिन इम्पैक्ट उनका सबसे ज्यादा होता है। चाइना और ईरान के बीच $400 बिलियन का 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट। रशिया और इजिप्ट के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इंडिया और यूएई के बीच लोकल करेंसी ट्रेड पैक्ट। ब्राजील और सऊदी अरेबिया के बीच एग्रो डिफेंस एग्रीमेंट। साउथ अफ्रीका और चाइना के बीच जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। ट्रंप ने इन रिलेशनशिप्स को अपॉर्चुनिस्टिक समझा, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही थीं एक मल्टीपोलर नेटवर्क के लिए। ब्रिक्स कंट्रीज अब नॉन अलाइंड नहीं है, ये डिफरेंटली अलाइंड हैं। ट्रंप की डिप्लोमेसी में एक पैटर्न था,
या तो प्रेज करो या पनिश करो। उन्होंने इंडिया को ग्रेट फ्रेंड कहा, फिर स्टील टैरिफ लगा दिया। चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहा, फिर ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भी किए। रशिया को सैंक्शन किया, फिर सीक्रेट टॉक्स की कोशिश भी की। लेकिन ब्रिक्स डिप्लोमेसी ट्रांजैक्शनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल है। ब्रिक्स कंट्रीज आइडियोलॉजिकल यूनिटी पर नहीं, स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी पर चल रही हैं। इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशन्स के बावजूद ब्रिक्स में एक साथ बैठे हैं। रशिया और ब्राजील पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अलग हैं, फिर भी एनर्जी डील्स कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है, लेकिन चाइना के साथ ब्रिक्स करेंसी टॉक में शामिल है। यही फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिक्स को डेंजरस बनाती है। अब समझते हैं शैडो डिप्लोमेसी के 3 लेयर्स: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। पॉलिटिकल लेयर: ब्रिक्स कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में अपने ब्लॉक वोटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चाइना और रशिया ने सीरिया, वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ वेस्टर्न प्रपोजल्स को बार बार ब्लॉक किया। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर यूएसए की स्टैंस के खिलाफ न्यूट्रल या अपोज्ड पोजीशन ली। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगा कि ये सिर्फ रीजनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। इकोनॉमिक लेयर: ब्रिक्स कंट्रीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डॉलर डोमिनेटेड वोटिंग पावर को चैलेंज कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल फाइनेंशियल अल्टरनेटिव बन चुके हैं। ट्रंप ने एनडीबी को कभी काउंटर नहीं किया, क्योंकि वो इसे केवल चाइना फंडेड टूल मानते थे। लेकिन अब इस बैंक ने साउथ अमेरिका, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में प्रोजेक्ट्स फंड करना शुरू कर दिया है, और वो भी बिना डॉलर के। मिलिट्री लेयर: चाइना रशिया के मिलिट्री ड्रिल्स अब रेगुलर हैं। इंडिया रशिया के बीच S-400 जैसे डील्स अमेरिका की सैंक्शन वार्निंग के बावजूद साइंड हुए। साउथ अफ्रीका ने रशियन नेवल शिप्स को स्ट्रेटेजिक डॉकिंग परमिशन दी। ब्राजील ने इजराइल और यूएसए की डिफेंस डील्स के बावजूद रशिया से जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की। ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी, कोई एक कंट्री पिवट बनाओ और बाकी को इग्नोर करो। लेकिन ब्रिक्स ने कलेक्टिव बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई, और इसी स्ट्रैटेजी ने यूएसए के ओल्ड अलायंस सिस्टम को कोलैप्स के कगार पर ला दिया। अब बात करते हैं सबसे सीक्रेट वेपन की: इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। रशिया की GRU, चाइना की MSS, इंडिया की रॉ और साउथ अफ्रीका की SSA। इन एजेंसीज के बीच इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ब्रिक्स मीटिंग्स के बाहर हो रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन साइबर थ्रेट्स, सैंक्शंस अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स और डिजिटल सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर म्यूचुअल लर्निंग, ये सब शैडो लेवल पर चल रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने NSA और CIA के जरिए सर्वेलेंस को वेपन बनाया, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने सर्वेलेंस को शील्ड बना लिया। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रेड और मीडिया नैरेटिव्स, सभी पर यूएसए की डायरेक्ट रीच कम होती जा रही है। ब्रिक्स कंट्रीज एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही हैं, और वो है प्रॉक्सी पार्टनरशिप्स। पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ईरान और रशिया का ऑयल स्वैप डील, अर्जेंटीना और इंडिया का डिफेंस टेक एक्सचेंज, UAE और ब्राजील का एग्रो करेंसी पैक्ट। ये सब ऑफिशियल ब्रिक्स फ्रेमवर्क से बाहर हैं, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन ब्रिक्स शैडो डिप्लोमेसी में हो रहा है। ट्रंप जैसे लीडर्स जो हर पार्टनरशिप को MOUs और बिग अनाउंसमेंट से मापते हैं, वो इस साइलेंट स्प्रेड को नहीं समझ पाए। जियोपॉलिटिक्स अब केवल मिसाइल और मनी की नहीं रही, अब ये ट्रस्ट वेब्स की गेम बन चुकी है। ब्रिक्स कंट्रीज साइलेंट वेब बना रही हैं, जिनमें लोकल मीडिया, एकेडेमिया, रिलीजियस ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी भी शामिल हैं। चाइना अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दे रहा है। रशिया लैटिन अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका ग्लोबल साउथ नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ व्हाइट हाउस डील्स और ओवल ऑफिस टॉक्स में फोकस्ड था। ब्रिक्स डिप्लोमेसी क्लासरूम्स, पोर्ट्स एंड पेमेंट ऐप्स तक फैल चुकी है। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या ब्रिक्स सच में एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है? एक ब्लूप्रिंट जो यूएसए के ग्लोबल पावर को धीरे धीरे डिसअसेंबल कर रहा है। ट्रंप की रिटर्न की संभावना अब क्रिटिकल है,
लेकिन अगर उन्होंने फिर वही ट्रांजैक्शनल और जीरो सम डिप्लोमेसी अपनाई तो ब्रिक्स का शैडो वेब और स्ट्रांग हो जाएगा। अमेरिका को अब खुद को रीवायर करना होगा, डिप्लोमेसी को फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि अब सुपर पावर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा हथियार रखता है। सुपर पावर वो होगा जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट से घिरा हो। क्या ब्रिक्स की ये साइलेंट डिप्लोमेसी यूएसए के ट्रेडिशनल ग्लोबल मॉडल को पूरी तरह खत्म कर देगी? क्या ट्रंप इस बार इन हिडन अलायंसेस को पहचान पाएंगे? कमेंट्स में लिखिए, क्या जियोपॉलिटिक्स अब शैडो वॉर बन चुका है? अगले भाग में हम देखेंगे ब्रिक्स और नेटो के बीच डीप स्ट्रेटेजिक क्लैश, कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब मिलिट्री ब्लॉक से नहीं, माइंड गेम्स से डिफाइन हो रहा है। ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक फेस ऑफ। दुनिया अब दो छोरों पर खड़ी है। एक तरफ नेटो, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ने डेकेड्स तक पूरी दुनिया में ऑर्डर बनाए रखा। दूसरी तरफ ब्रिक्स, एक ऐसा ब्लॉक जो ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, डिप्लोमेटिक बैलेंस और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आकार दे रहा है। ट्रंप जैसी लीडरशिप ने ब्रिक्स को कभी नेटो के मुकाबले सीरियस थ्रेट नहीं माना, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब ये टकराव सिर्फ यूनिफॉर्म और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नहीं रहा, ये माइंडसेट, मैसेजिंग और मल्टीपोलैरिटी का साइकोलॉजिकल फेस ऑफ है। ट्रंप का मानना था कि नेटो ही दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अलायंस है और रहेगा। उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका अगर नेटो छोड़ दे तो ये अलायंस कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान ब्रिक्स कंट्रीज ने प्रूफ देना शुरू किया कि रियल पावर केवल मिलिट्री अलायंस में नहीं होती, बल्कि कलेक्टिव विजन में होती है। ब्रिक्स का विजन है नो फॉर्मल डिफेंस पैक्ट, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक लेवरेज। ट्रंप की डिप्लोमेसी का फोकस था नेटो एलाइज से पैसा वसूलना, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज का फोकस था बिना पैसा लिए ट्रस्ट और सॉवरेनिटी की डिप्लोमेसी बनाना। अब हम समझते हैं ब्रिक्स वर्सेस नेटो के बीच वो डिफरेंसेस जो इस पूरे ग्लोबल आर्किटेक्चर को हिला सकते हैं। स्ट्रक्चर वर्स फ्लूइडिटी। नेटो एक स्ट्रक्चर्ड अलायंस है, आर्टिकल 5, सेंट्रल कमांड, जॉइंट एक्सरसाइजेज और यूनिफाइड इंटेलिजेंस सिस्टम। ब्रिक्स एक फ्लूइड फॉर्मेशन है, कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं, कोई सेंट्रल कमांड नहीं, लेकिन इसी फ्लूइडिटी ने ब्रिक्स को अडेप्टेबल बना दिया है। नेटो में एक डिसीजन लेने के लिए डजन्स ऑफ कंट्रीज की अप्रूवल लगती है। ब्रिक्स में हर कंट्री अपनी स्ट्रैटेजी खुद तय करती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं होती। ट्रंप ने इस फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस समझा, लेकिन ये ही ब्रिक्स की हिडन स्ट्रेंथ है। हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट एनसर्कलमेंट। नेटो की ताकत उसकी मिलिट्री है, टैंक्स, एयरबेसेस, न्यूक्लियर शील्ड और सर्वेलेंस ग्रिड। ब्रिक्स की ताकत उसकी ग्लोबल सॉफ्ट प्रेजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, करेंसी डील्स, ट्रेड कॉरिडोर्स और एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। नेटो बाल्कन रीजन में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करता है, ब्रिक्स वहां पोर्ट इन्वेस्टमेंट करता है। नेटो अफ्रीकन स्टेट्स में सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स करता है, ब्रिक्स वहां रोड्स, डैम्स और पावर प्लांट्स बनाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्ट पावर को प्रोपेगेंडा मानता रहा, लेकिन ब्रिक्स ने इसी सॉफ्ट पावर से नेटो इन्फ्लुएंस को घेर लिया। कमांड वर्सेस कंसेंसस। नेटो की मिलिट्री ऑपरेशंस यूएसए लीड करता है, ब्रिक्स में कोई वन लीडर नहीं, और यही ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन थी। उन्हें चाइना से प्रॉब्लम थी, लेकिन इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर था। रशिया पर सैंक्शंस थे, लेकिन ब्राजील भी पार्टनर था। ट्रंप किसी एक कंट्री को टारगेट करते थे, लेकिन ब्रिक्स नेटवर्क में वो अटैक असर नहीं करता था। नेटो का सेंट्रलाइज्ड मॉडल फास्ट डिसीजन मेकिंग देता है, लेकिन वो यूएसए के खिलाफ डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ाता है। ब्रिक्स का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल स्लो है, लेकिन इंक्लूसिव है और इसी कारण रेजिलिएंट है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की उस स्ट्रैटेजी की जो नेटो को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी रेलेवेंस को कम कर रही है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और मेडिटरेनियन तक पहुंच चुका है। रशिया ने वागनर और प्राइवेट मिलिट्री फर्म्स के जरिए अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक इनरोड्स बनाए हैं। इंडिया ने इंडो पैसिफिक में क्वाड और ब्रिक्स दोनों में बैलेंस बनाकर नेटो की इंडो पैसिफिक मोनोपोली को ब्रेक किया है। ब्राजील ने लैटिन अमेरिका में यूएसए के डिफेंस प्रोजेक्ट्स की जगह सॉवरेन प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं।
साउथ अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन के मिलिट्री इंटीग्रेशन को प्रमोट किया है बिना नेटो इन्वॉल्वमेंट के। ट्रंप को लगता था कि मिलिट्री बेस ही रियल प्रेजेंस है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने प्रेजेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और करेंसी में बदल दिया। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, वो डिमेंशन जो नेटो कभी फुली डोमिनेट नहीं कर सका, लेकिन ब्रिक्स इसमें तेजी से एडवांस कर रहा है। चाइना का ग्लोबल मीडिया आउटरीच, CGTN, शिन्हुआ और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, परसेप्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं। रशिया का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्शन इंटरफेरेंस से लेकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन तक अब नेटो की इंटरनल ट्रस्ट को तोड़ रहा है। इंडिया का सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी, योगा, आयुर्वेदा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल साउथ में USA की कल्चरल पावर को बैलेंस कर रहा है। ब्राजील की एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, अमेज़न और क्लाइमेट डिप्लोमेसी वेस्ट के ग्रीन नैरेटिव को क्वेश्चन कर रही है। साउथ अफ्रीका का पोस्ट कॉलोनियल वॉइस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की एक्विटी पर जोर वेस्ट के मॉरल सुपीरियॉरिटी को एक्सपोज कर रहा है। ट्रंप ने कभी इंफॉर्मेशन को बैटलफील्ड नहीं माना, ब्रिक्स ने इसे कोर वेपन बना दिया। अब सवाल यह है, क्या ब्रिक्स कभी नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बन सकता है? जवाब है, जरूरत नहीं। ब्रिक्स की फिलॉसफी ही यही है कि ग्लोबल कंट्रोल अब मिलिट्री अलायंस से नहीं, स्ट्रेटेजिक सॉवरेंटी से आता है। ट्रंप जैसे लीडर्स जो मिलिट्री परेड और फोर्स प्रोजेक्शन में विश्वास रखते हैं, ब्रिक्स उनके सामने एक नया पजल बन गया है। ट्रंप जब नेटो से पैसे मांग रहे थे, ब्रिक्स बिना खर्च किए ग्लोबल स्पेस में इन्फ्लुएंस फैला रहा था। ट्रंप जब डिफेंस डील्स की बात कर रहे थे, ब्रिक्स डिजिटल करेंसी डील्स पर फोकस कर रहा था। ट्रंप जब टैंक्स डिप्लॉय कर रहे थे, ब्रिक्स पेमेंट एप्स डिप्लॉय कर रहा था। जियोपॉलिटिक्स का गेम अब बदल चुका है। ये अब वॉर गेम्स का नहीं, माइंड गेम्स का बैटलफील्ड बन गया है। नेटो की टैंक्स जितनी फास्ट चलती हैं, ब्रिक्स की टेक्नोलॉजी उतनी ही डीप इम्पैक्ट करती है। ट्रंप को ये चेंज समझ में नहीं आया। उन्हें लगता था कि ग्लोबल लीडर वही है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है। लेकिन ब्रिक्स ने साबित कर दिया कि ग्लोबल पावर अब ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का रिजल्ट है। अब नेटो और ब्रिक्स दो पैरेलल वर्ल्ड्स बन चुके हैं। नेटो ग्लोबल नॉर्थ का गार्ड है, लेकिन ब्रिक्स ग्लोबल साउथ का वॉइस बन रहा है। नेटो रूल्स बनाता है, ब्रिक्स उसे क्वेश्चन करता है। नेटो कंट्रोल करता है, ब्रिक्स सॉवरेंटी प्रमोट करता है। ट्रंप जब ग्लोबल ऑर्डर को डील मानकर चल रहे थे, ब्रिक्स कंट्रीज इसे डिजाइन मानकर शेप कर रही थीं। और यही साइकोलॉजिकल डिफरेंस इस क्लैश को और गहरा बनाता है। कंक्लूजन यही है कि नेटो और ब्रिक्स का ये टकराव अब केवल पावर का नहीं, परसेप्शन का है। ट्रंप ने ब्रिक्स को एक लूज क्लब समझा, लेकिन आज वो क्लब एक ग्लोबल ऑल्टरनेटिव विजन बन चुका है। नेटो की रेलेवेंस अब चैलेंज हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स कोई वन एनिमी नहीं है। ब्रिक्स एक साइलेंट फोर्स है जो मिलिट्री से नहीं, माइंडसेट से काम करता है, और माइंडसेट का बदलाव हमेशा डीपेस्ट होता है। क्या नेटो ब्रिक्स की इस सॉफ्ट, साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग चैलेंज को सरवाइव कर पाएगा? क्या ट्रंप दोबारा आकर जियोपॉलिटिकल बैलेंस को फिर से वेस्ट की तरफ मोड़ पाएंगे? कमेंट करके बताइए आपकी थिंकिंग। क्या अब दुनिया साइकोलॉजिकल पावर से चल रही है? अगले भाग में हम जानेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लॉन्ग टर्म फॉलआउट को। क्या USA कोलैप्स की तरफ जा रहा है, या ट्रंप न्यू स्ट्रेटेजी से ब्रिक्स को रिवर्स कर सकते हैं? फाइनल केस स्टडी। क्या ये कहानी यहां खत्म होती है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है उस ग्रैंड शिफ्ट की जो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल रहा है। ब्रिक्स अब एक शैडो फोर्स नहीं, बल्कि एक शेपिंग पावर बन चुका है, और अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन, अब अपने ही बनाए हुए ग्लोबल सिस्टम में स्ट्रगल कर रहा है। ट्रंप की पॉलिसीज ने कुछ डोर्स खोले, लेकिन कई ब्रिजेस भी जला दिए। आज हम इस आखिरी भाग में जानेंगे कि क्या USA सच में कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, या ट्रंप दोबारा लौटकर ब्रिक्स की इस ग्लोबल स्ट्रेटेजी को रिवर्स कर सकते हैं। पहले बात करते हैं USA की प्रेजेंट वल्नरेबिलिटीज की। डॉलर पर ओवर डिपेंडेंस, फॉरेन डेट में रिकॉर्ड हाई और इंटरनल पॉलिटिकल डिवाइड, ये तीन डिमेंशंस अमेरिका के अंदर ही एक साइलेंट क्राइसिस बना रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर सिस्टम को धीरे धीरे अंडरमाइन कर रही हैं। चाइना अपने ट्रेड को UN में डाइवर्सिफाई कर रहा है,
इंडिया रूपी ट्रेड के न्यू मॉडल्स ला रहा है। रशिया सैंक्शन प्रूफ सिस्टम पर चल रहा है। ब्राजील और यूएई जैसे कंट्रीज भी डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स खोजने में लगे हैं। ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस करेंसी शिफ्ट को केवल चाइना के अगेंस्ट देखा, लेकिन असल में ये एक कोऑर्डिनेटेड एग्जिट था एंटायर ब्रिक्स नेटवर्क से। यूएसए का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, उसका फाइनेंशियल हेजेमोनी, अब क्रैक्स दिखा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रंप एरा में यूएसए ने ग्लोबल अग्रीमेंट से विथड्रॉ करना शुरू किया। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से एग्जिट, ईरान न्यूक्लियर डील से एग्जिट, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ जैसी एजेंसीज को फंडिंग कट्स, नेटो पार्टनर्स पर कांस्टेंट प्रेशर। इस सब का नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि ग्लोबल साउथ और इवन ट्रेडिशनल एलाइज ने यूएसए की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ब्रिक्स ने इसी ट्रस्ट गैप को फिल करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बिना पॉलिटिकल कंडीशंस, करेंसी डील्स बिना आईएमएफ अप्रूवल, स्ट्रेटेजिक डील्स बिना मॉरल लेक्चर्स। ट्रंप को ये प्रैग्मेटिज्म समझ नहीं आया। उन्हें लगता था कि ओनली अमेरिका फर्स्ट से सब ठीक होगा, लेकिन ब्रिक्स ने प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड अब किसी वन पावर की नहीं सुनता, वो अपनी वॉइस खुद बना रहा है। अब बात करते हैं, क्या ट्रंप की कमबैक पॉसिबिलिटी इस ग्लोबल डिक्लाइन को रोक सकती है? टेक्निकली यस, लेकिन ओनली इफ स्ट्रेटजी चेंजेस रेडिकली। ट्रंप को रिकॉग्नाइज करना होगा कि अब ट्रेडिशनल सैंक्शंस, टैरिफ्स और थ्रेट्स काम नहीं करते। उन्हें चाहिए ग्लोबल इकोनॉमिक री एंगेजमेंट, सॉफ्ट पावर रीबिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक टेक लीडरशिप। ब्रिक्स को सिर्फ काउंटर नहीं, ओवरकम करना होगा, और वो पॉसिबल है सिर्फ 3 पिलर्स से। पिलर 1, डिजिटल फाइनेंस इनोवेशन। ट्रंप को डॉलर की मोनोपोली बनाए रखने के लिए यूएसए को खुद सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ग्लोबल लीडरशिप लेनी होगी। यूपीआई मॉडल को बीट करने के लिए यूएसए को एक ग्लोबल पेमेंट स्टैक बनानी होगी जो ब्रिक्स से फास्टर, सेफर और फेयर हो। वीजा, मास्टरकार्ड और स्विफ्ट को अपग्रेड कराना होगा, नहीं तो ब्रिक्स बेस्ड पेमेंट मॉडल्स पूरी ग्लोबल साउथ को ले जाएंगे। पिलर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी 2.0। अमेरिका को इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी, डिजिटल रोड्स और अर्बन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना होगा। ट्रंप अगर बेल्ट एंड रोड का ऑल्टरनेटिव लॉन्च कर पाते तो शायद ब्रिक्स इतना एडवांस ना हो पाता। अब उन्हें चाहिए अमेरिका लेड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। पिलर 3, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विथ मल्टीपोलर फ्लेक्सिबिलिटी। अमेरिका को वन साइडेड अलायंसेस से बाहर निकलना होगा। इंडिया जैसे कंट्रीज को सिर्फ चाइना काउंटर करने के लिए यूज करना काम नहीं करेगा। उन्हें इंडिपेंडेंट सॉवरेन पार्टनर्स की तरह ट्रीट करना होगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, इन सभी नेशंस को न्यू फॉर्मेट में एंगेज करना होगा, ना कि बस ओल्ड मॉडल डिफेंस डील्स से। ट्रंप अगर इस स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रिक्स का एडवांस स्लो किया जा सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के कोलैप्स सिनेरियो की। वर्स्ट केस, अगर स्ट्रेटजी फेल होती है, ग्लोबल साउथ डॉलर से मूव कर जाता है। ओपेक कंट्रीज लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर देती हैं। चाइना अपने यूएन को अफ्रीका और एशिया में फुली इंटीग्रेट कर देता है। रशिया और इंडिया डिफेंस ट्रेड से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक डॉलर फ्री फ्रेमवर्क बना लेते हैं। अमेरिका की बॉन्ड मार्केट वीक होने लगती है। डॉलर डिमांड ग्लोबली क्रैश करती है। इंटरनल इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सटर्नल डेफिसिट एक्सप्लोड करता है, और तब यूएसए अपनी ही बनाई हुई फाइनेंशियल वेब में फंस जाता है। ये कोलैप्स धीरे धीरे होता है, एक नाइट में नहीं। लेकिन ब्रिक्स की स्ट्रेटजी यही है, अमेरिका को वन बिग ब्लो नहीं, बल्कि 1000 स्मॉल कट्स देना। ट्रंप ने इस ब्लीडिंग को पहचानने में देर कर दी, और अब जो वापसी संभव है वो केवल स्मार्ट मूव्स और ग्लोबल रीडिजाइन से होगी। अब बात करते हैं ब्रिक्स की फाइनल इंटेंट की। क्या ये सिर्फ यूएसए का बैलेंस है या एक नया एम्पायर बनाने का प्रयास? ब्रिक्स का अभी तक कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है, कोई वन करेंसी नहीं है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट प्लान नहीं है, लेकिन ब्रिक्स की इंटेंट क्लियर है, इक्वालिटी नॉट सुप्रेमेसी। ट्रंप को ये फिलॉसफी समझनी होगी, दुनिया अब डोमिनेंस से नहीं डिसेंट्रलाइजेशन से चलेगी। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म देना होगा,
यूएन में ब्रिक्स कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। आईएमएफ वोटिंग राइट्स में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देना होगा। अगर अमेरिका लीड करके चेंज नहीं लाएगा तो ब्रिक्स खुद चेंज बन जाएगा। अब एक आखिरी बात, जियोपॉलिटिकल पावर केवल मनी या मिसाइल से नहीं आती, वो आती है नैरेटिव से। ट्रंप का नैरेटिव था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ब्रिक्स का नैरेटिव है मेक वर्ल्ड मल्टीपोलर अगेन। यहां टकराव केवल इंटरेस्ट्स का नहीं, आइडियाज का है। ट्रंप अगर फिर से लीडरशिप लेते हैं तो उन्हें अमेरिका की पावर को रीडिफाइन करना होगा, बिकॉज ब्रिक्स अब सिर्फ ग्रुप ऑफ नेशंस नहीं है, ये एक आइडिया है, एक आइडेंटिटी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका इस ग्लोबल शिफ्ट को रोक सकता है? क्या ट्रंप दोबारा आकर स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं? या ब्रिक्स अब इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई नहीं रोक सकता? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस पूरी सीरीज को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल स्टोरी आज की दुनिया को समझने की है।